हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं भारतीय इतिहास की घटना चक्र। तो दोस्तों, इसमें हमारा पार्ट चल रहा है मध्यकालीन भारतीय इतिहास यानी कि मेडिवल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे, विजयनगर साम्राज्य। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ भी मेरी वीडियो में पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी एंड शेयर करिएगा। गाइस, घटना चक्र के बाकी सब्जेक्ट मतलब बाकी सब्जेक्ट की भी घटना चक्र आप जो है मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस देखिए, हम लोगों ने ना ये है हमारा सिलेबस। तो हम कर चुके हैं, आपका लोधी वंश तक कर चुके हैं। अभी हम करने जा रहे हैं विजयनगर साम्राज्य। बाकी के भी चैप्टर अपना एक बार देख सकते हैं कि हमें आगे क्या क्या करना है। फिर गाइस, अगर आपको कुछ भी पसंद आए मेरी वीडियोस में तो लाइक ज़रूर करा करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो चलिए विजयनगर साम्राज्य देखेंगे, नोट्स देखेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर देखेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसमें 4 राजवंश हैं गाइस। एक है संगम वंश, एक है आपका सालु वंश, एक है आपका तुलु वंश, एक है आपका अराविडू। ठीक है। और सबका टाइम पीरियड भी यहाँ पे लिख रखा है 1336 से लेकर 1485 तक, जो कि है संगम वंश का। और 1485 से 1505 में है सालु वंश। तुलु वंश है आपका 1505 से 70 तक है। और अराविडू वंश अप्रॉक्स 300 साल तक चला है। ठीक है। अब आ जाते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। अच्छा, इसने कहा है कि जो विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने करी है 1336 में। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे संगम वंश की स्टार्टिंग है 1336 से। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें लिखा है उनके पिता संगम के नाम से, मतलब उनके ये जो हरिहर बुक्का है उनके पिता का नाम था संगम, उन्हीं के नाम से इस वंश का नाम हो गया संगम वंश। ठीक है। पहला वंश चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, हरिहर और बुक्का जो है काम्पिल्य राज्य के मंत्री थे। कहाँ? काम्पिली राज्य के मंत्री थे। और इस एक और चीज़ यहाँ पे बात करते हैं तो जो 1336 का जो टाइम है, जब हम जानते हैं ना कि जो हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे तो उसमें जो तीसरा हमने वंश पढ़ा था वो था आपका तुगलक वंश। और इसका जो टाइम पीरियड था वो आपका था 1320 से लेकर 1414। अब देखिए 1336 जो है इसी के बीच में आ रहा है, यानी कि उस वक्त जब ये हम बात कर रहे हैं संगम वंश की, तब कौन सा वंश साथ में चल रहा था? तो तुगलक चल रहा था, राइट। तो इसमें लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है मोहम्मद तुगलक ने जब काम्पिली को विजित किया। काम्पिली राज के मंत्री थे ये दोनों। ठीक है। तो जब ये मोहम्मद तुगलक ने काम्पिली को विजिट किया तो हरिहर बुक्का को क्या करा, इन्होंने बंदी बना लिया। तो उन्होंने क्या किया, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। किसने इस्लाम धर्म स्वीकार किया? हरिहर और बुक्का में। अब बाद में उन्होंने क्या करा, तुगलक सेनापति के रूप में दक्षिण भेजने का निश्चय किया गया। मतलब जो तुगलक सेनापति बनने के बाद इन्हें क्या है, दक्षिण भेजने की तैयारी की गई। किनको भेजना है? हरिहर और बुक्का को। ठीक है। तो हरिहर और बुक्का जो है आपका तुगलक सेना के साथ काम्पिली आए। ठीक है। और उन्होंने काम्पिली विद्रोह का दमन किया। चलिए, फिर लिखा है अंत में ना एक संत थे जिनका नाम था विद्यारण्य। तो उनके प्रभाव में आकर ये दोनों क्या हो गए, जो मुस्लिम धर्म इन लोगों ने अपना लिया था ये वापस से हिंदू हो गए। ठीक है। तो विजयनगर को स्थापित करने के लिए हरिहर और बुक्का ने अपने गुरु विद्याधर और वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से शिक्षा ली। ठीक है। किसकी स्थापना करने के लिए? विजयनगर की। ठीक है। तो इस साम्राज्य में क्या होता है ना, 4 वंश आते हैं। एक हमने पढ़ा संगम वंश, एक हमें पता है सालुव, एक है तुलु वंश, एक है अराविडू वंश। ठीक है। तो सबसे पहली बात हो गई आपकी संगम वंश की, 1336 1485, राइट। तो गई सबके हमने अभी पढ़ लिया। जो सबसे अराबिडू है 300 साल तक चला। और इसमें लिखा है विजयनगर साम्राज्य की राजधानियों की अगर हम बात करें तो एक हो गया आपका अनेगोंडी, फिर एक हो गया आपका विजयनगर, एक हो गया आपका वेनुगोंडा और एक हो गया आपका चंद्रगिरी। ठीक है। चारों वंश की 4 राजधानी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे संगम वंश चलेगा हमारा, काफ़ी बड़ा है ये वंश, जो कि है 1336 से लेकर, देखिए तुगलक वंश की अगर बात करें, तुगलक वंश जो हमारा चला था 1320 से लेकर 1414। ठीक है। तो और जो उसके बाद आता है वो आता है आपका कौन सा वंश आता है? सैयद। 1414 से 1450 या 51 चलता है। उसके बाद आ जाता है लोधी। ठीक है। यानी कि 1400
1551 से लेकर 1526 चलता है। तो गैस ये जो टाइम है ना, ये वाला जो टाइम है, ये इसके बीच में भी आ रहा है, इसके बीच में भी आ रहा है और इसके बाद भी आ रहा है। मतलब ये तीनों वंश चले हैं साथ साथ इसके, संगम वंश के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 1352 से लेकर 53 में कौन आता है? हरिहर प्रथम जो है मदुरै विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी। मतलब हरिहर प्रथम ने क्या करा? मदुरै विजय, अभी हम साउथ में चल रहे हैं, मतलब दक्षिण में की बात करेंगे यहाँ पे सारी। ठीक है, तो हरिहर प्रथम ने क्या किया? मदुरा विजय के लिए 2 सेनाएं भेजी। एक का नेतृत्व कर रहे थे कुमार सबल और दूसरे का नेतृत्व कर रहे थे कुमार कंपन। ठीक है, तो कुमार कंपन ने क्या करा? कुमार कंपन अड्यार ने क्या किया? मदुरा को जीत लिया और विजयनगर में इसने क्या करा? शामिल कर दिया। ठीक है, बंदा जो दूसरा वाला, इसने मदुरा को जीत लिया और विजयनगर में इसे शामिल कर दिया। अच्छा, इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था गंगा देवी। इन्होंने इनकी जो विजय है ना, उसका अपने ग्रंथ में क्या करा? वर्णन किया और इनका जो ग्रंथ था उसका नाम था मदुरा विजयम। राइट। अच्छा, फिर कुमार कंपन के जो पिता थे या उनके, ये जो है बुक्का राय प्रथम के पुत्र थे। कौन? कुमार कंपन। तो हमने क्या पढ़ा? हरिहर प्रथम ने 2 बंदों के नेतृत्व में सेना भेजी, कहा मदुरा विजय के लिए। एक तो सबल के नेतृत्व में, एक कुमार कंपन के नेतृत्व में। इन्होंने जीता। इनकी वाइफ ने अपना एक ग्रंथ था उसमें उसका वर्णन किया, यानी गंगा देवी ने जो है मदुरा विजयम नामक एक ग्रंथ लिखा और उसमें अपने पति की विजय का जो है वर्णन किया। अब ये जो कुमार कंपन है ना, उनके जो पिता है उनका नाम है बुक्का राय प्रथम। चलिए, तो क्या होता है कि 1377 में ये जो बुक्का है, इनकी मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र है दूसरा, उनका जो पुत्र है वो है हरिहर द्वितीय, यानी कि 1377 से लेके 1404 ये सिंहासन पे बैठे। तो हमने एक नाम पढ़ा हरिहर प्रथम, अब यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं हरिहर द्वितीय। इनका टाइम पीरियड है 1377 से लेकर 1404। अच्छा, इन्होंने क्या करा? महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और जो श्रीलंका के राजा थे उनसे क्या है? राजस्व वसूल किया। अभी कहानी चली है हरिहर द्वितीय की। राइट। अब हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता क्या हुई थी कि पश्चिम में जो बहमनी राज्य से लेकर बेलगांव और गोवा को इसने छीन लिया। ठीक है, बहमनी राज्य, बेलगांव और गोवा को छीना और शिव के विरूपाक्ष रूप की उपासना करता था। कौन? हरिहर द्वितीय की बात कर रहे हैं हम। चलिए, कहानी खत्म हो गई हरिहर द्वितीय की। अब यहाँ पे बात करेंगे हम चंद्रगिरी के सामंत यानी कि नरसिंह सालुव की। अब फिर से ऊपर चलते हैं गाइस, यहाँ पे हम फिर से कुछ देखते हैं। तो यहाँ पे संगम वंश की बात हुई, अब हम बात करने जा रहे हैं सालुव वंश। ठीक है, चलिए एक बार नीचे चलते हैं फिर से हम यहाँ पे। चलिए, तो संगम वंश की बात होने के बाद हम बात करेंगे सालुव वंश का टाइम पीरियड। देखिए 1485 से लेकर है 1505। राइट। चलिए यहाँ पे क्या देखते हैं। अब इस पैराग्राफ में हमने कहा चंद्रगिरी के सामंत थे जिनका नाम है नरसिंह सालुव। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? जो संगम वंश का अंतिम शासक था जिनका नाम था प्रणदेव राय को हरा दिया है। पचित करके क्या होता है 1485 में सिंहासन पर अधिकार कर लिया और एक नवीन वंश आया जिसका नाम हुआ आपका सालुव वंश। ठीक है, यानी कि सालुव वंश थे पहले आपका जो भी वंश था, अभी हमने पढ़ा ठीक है, तो था संगम वंश और उसके जो सबसे लास्ट के राजा थे वो है प्रणदेव राय। उसको हराने के बाद सालुव वंश की स्थापना करता है कौन? नरसिंह सालुव। ठीक है, अच्छा, जो ये नरसिंह सालुव है उन्होंने वीर नरसिंह, तो गैस यहाँ पे एक और बंदा है जिसका नाम है वीर नरसिंह। ठीक है, तो वीर नरसिंह ने, जो ये नरसिंह सालुव थे ये वाला बंदा, ठीक है, तो उसका जो पुत्र था यानी कि इम्माड़ी नरसिंह सालुव वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, देखिए फिर से समझते हैं, थोड़ा सा ये हौच-पौच है बहुत स्टोरी इसमें। तो देखिए यहाँ पे है नरसिंह सालुव सालुव वंश का था। ठीक है, नहीं सॉरी संगम नहीं, सालुव वंश कहाँ पे है? सालुव वंश लिखा है, पता नहीं कहाँ है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो इसका जो अंतिम शासक था यानी कि इम्माड़ी नरसिंह। अच्छा, इसको गद्दी से कौन हटाता है या इसको कौन पराजित करता है? वो बंदे का नाम है वीर नरसिंह। ठीक है, चलिए अब वीर नरसिंह ने क्या करा? जो ये आपका नरसिंह सालुव यानी इनका जो पुत्र था ये वाला बंदा यानी कि इम्माड़ी नरसिंह, इसकी
मतलब इसको हरा दिया, यानी कि पदच्युत कर दिया और सिंहासन पर अधिकार कर लिया। किसने कर लिया? इन्होंने। अच्छा, ये किस वंश से था? फिर इसने क्या करा? तुलु वंश की नींव डाली। भाई इतनी सी बात है सालू वंश में। तो सालू वंश में आप कहें तो कुछ नहीं है, एक ये नाम याद रखिए, एक ये नाम याद रखिए। उसके बाद आ गया आपका तुलु वंश यानी कि वीर नरसिंह। अच्छा, तो वीर नरसिंह ने क्या करा? तुलु वंश की नींव डाली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है कि 1509 में क्या हुआ ना, इस बंदे की भी मृत्यु हो गई और उसका जो अनुज है यानी कि कृष्णदेव राय सिंहासन पर बैठा। ठीक है, तो कृष्णदेव राय थोड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। तो हमें तुलु वंश में एक हमने वीर नरसिंह याद रख लिया, अब दूसरा नाम है कृष्णदेव राय। अच्छा, कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी उसका भाई यानी कि क्या उसका नाम है अच्युत देव राय, तीसरा बंदा हुआ। ठीक है, अब जिसने क्या है शासन किया कब से कब तक? 1529 से लेकर 1542। कोई नहीं पूछ रहा, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, विजयनगर के राजा यानी कि कृष्णदेव राय, दिस वन यानी कि दूसरा बंदा जो हमने पढ़ा, तो इसने क्या है गोलकुंडा का युद्ध जो है गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा। ठीक है, यानी कि इनने क्या करा? गोलकुंडा का युद्ध लड़ा। किसके साथ? कुली कुतुब शाह के साथ। किसने? कृष्णदेव राय ने। अच्छा, जिसमें कुतुब शाही सेना जो है पराजित हो गई, ये लोग हार गए। तो कृष्णदेव राय का शासनकाल क्या है? विजयनगर में इंपॉर्टेंट बात हो गई, तो विजयनगर में साहित्य का क्लासिकीय युग माना जाता है कृष्णदेव राय का टाइम। ठीक है, तो उसके दरबार को तुलुव के 8 महान विद्वान एवं कवि सुशोभित करते थे। अच्छा, इन्हें हम क्या बोलते थे? अष्टदिग्गज, राइट। तो ये भी कृष्णदेव राय से संबंधित है। अच्छा, इसलिए इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो ये बात हो गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कृष्णदेव राय आंसर। तो कृष्णदेव राय ने जो है आंध्र भोज की उपाधि धारण करी, ये भी पता होना चाहिए। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कर्ष कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना की बात करें तो अमुक्त माल्यद, जो कि तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक थी। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना करी। चलिए, एक क्वेश्चन और बन गया कृष्णदेव राय का। उसने हजारा और विट्ठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण भी करवाया। तो ये एक और क्वेश्चन बन गया, क्या? हजारा और विट्ठल स्वामी। तो उसके समय में पुर्तगाली यात्री यानी कि डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करी। तो एक क्वेश्चन बन गया ये भी। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा। किसने कहा? बाबर, बड़ी बात है। फारसी राजदूत यानी कि अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक यानी कि देव राय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया। अभी हम बात करते हैं कृष्ण देव राय की, राइट। यहाँ नाम आता है कुछ और, यानी कि देव राय द्वितीय का नाम आता है। यानी कि देखिए, देव राय द्वितीय के टाइम में कौन आ रहा है यहाँ पे? फारसी राजदूत है, यानी कि एम्बेसडर अब बोलते हैं आजकल। ठीक है, तो फारसी राजदूत है, क्या नाम है? अब्दुल रज्जाक। अच्छा, महाभारत के तेलुगु अनुवाद का, तेलुगु में अनुवाद हो रहा है यहाँ पे। देखिए, हम साउथ की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ की भाषा है। तो तेलुगु अनुवाद का कार्य जो है, अब देखिए ये थोड़ी सी बात समझिएगा, ठीक है, यहाँ पे हौच पौच ना हो, है ना। तो तेलुगु अनुवाद हो रहा है महाभारत का। 11वीं शताब्दी में नन्यन ने प्रारंभ किया, 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा और 14वीं शताब्दी में यर्रन द्वारा पूरा किया गया। यानी कि 3 बंदों का नाम आ गया। और शताब्दी भी देखिए 11, 13 और 14। तो एक नाम या नन्यन स्टार्ट किया इन्होंने, टिक्कन और यर्रन इन्होंने कंप्लीट किया, पूरा किया। अच्छा, ये तीनों जो थे आपके तेलुगु साहित्य के कवित्रय के रूप में विख्यात हैं। चलिए, फिर है वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर राजाओं का आश्रम मिला हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है जनवरी 1565 में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। तो ये हो गई कहानी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। अब विजयनगर पे कौन कौन आक्रमण कर रहा है? तो एक हो गया आपका बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एंड बीदर। देखिए भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या है, इस संयुक्त सेना ने क्या किया? केवल बरार शामिल, मतलब इसमें ये 4 तो थे, लेकिन ये बरार भी एक जगह, एक मतलब एक राज्य था, आप कह सकते हैं, क्षेत्र था जो इसमें शामिल नहीं था। अच्छा, इतनी बात हो गई खत्म।
तालिकोटा के युद्ध की बात हो रही है। कौन सा इसमें नहीं था? बरार नहीं था। अच्छा, फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध जो है तालिकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र क्या है? राक्षसी और तंगड़ी नामक 2 ग्राम के बीच में हुआ था। ठीक है, तालिकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिव राव था। अच्छा, इनका टाइम पीरियड हो गया आपका 1542 1570 और युद्ध कब हो रहा है? 1565 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री के पास थी, यानी कि रामराय के हाथों में थी। ठीक है, मतलब उस समय शासक था आपका सदाशिव राय, लेकिन इंपॉर्टेंट था, यानी कि शक्ति किसके पास थी? उनका जो मंत्री था रामराय, उसके पास। अच्छा, अब आता है आपका अराविडू वंश। चलिए एक बार पीछे चलते हैं वापस, बहुत हौच पौच ना हो इसलिए हम लोग बार बार चलेंगे। तो देखिए, संगम वंश हमने देखा था, सुल्लू वंश में ज़्यादा कुछ, सालू वंश में ज़्यादा कुछ था नहीं। तुलु वंश में हम बात कर रहे थे, कृष्णदेव राय की बात करी। अभी वो युद्ध जो हमारा चल रहा था तालिकोटा का, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तालिकोटा के युद्ध के बाद हम बात करेंगे अब अराविडू वंश। ठीक है, और अराविडू वंश कब तक चला है? 300 वर्षों तक चला है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो कहाँ गया अराविडू वंश? ये रहा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये अराविडू वंश की स्थापना कब हो जाती है? 1570 में होती है। तिरुमल ने सदाशिव को, यानी दिस वन, ये वाला बंदा जो है, तो तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर क्या करा? पेनुकोंडा में अपदस्थ कर दिया पेनुकोंडा में। ठीक है, और उनका जो उत्तराधिकारी है, अराविडू वंश में हम बात कर रहे हैं तिरुमल, उत्तराधिकारी कौन था आपका? रंग प्रथम था हुआ। ठीक है, तो रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय, तो एक नाम हो गया आपका तिरुमल, उत्तराधिकारी रंग प्रथम, उसके बाद वेंकट द्वितीय शासक बना। ठीक है, अच्छा, उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। एक और बात बस। ठीक है, अब विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम वंश था, ये हो गई खत्म, यानी कि अराविडू वंश सबसे लास्ट हो गया। अब देखिए, अराविडू वंश आप लोग ना अपने दिमाग में रखिए, कहीं आगे इसका नाम आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे, विजयनगर साम्राज्य में सबसे आखिरी वंश अराविडू वंश। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिए अपने। अच्छा, अब लिखा है कि वेंकट द्वितीय, यानी कि ये जो हमने तीसरा नाम पढ़ा था हमने, चलिए फिर पहुंचते हैं। तिरुमल पढ़ा, फिर हमने पढ़ा रंग प्रथम, फिर हमने पढ़ा था वेंकट द्वितीय अराविडू वंश में। तो इसमें लिखा वेंकट द्वितीय राजा वोडियार का समकालीन था, जिन्होंने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना करी। तो जो वोडियार है, वोडियार ने क्या करा? मैसूर राज्य की स्थापना। बस। विजयनगर राज्य में राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या था आपका? भूमि कर, लैंड टैक्स था। तो भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था। भू राजस्व की दर क्या थी? 1/3 से 6, सॉरी गाइस ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए 1/6 से लेकर 1/3 अंश। ठीक है, छोटा नंबर ये है, फिर यहाँ 1/6 से 1/3 अंश ली जाती थी। इसका निर्धारण भूमि की श्रेणी, फसल की उत्कृष्टता के आधार पर किया, जैसी फसल वैसा कर। राइट, अब लिखा है शिष्ट। अब याद रखिए, शिष्ट, शिष्ट को हमने क्या बोला? राय रेखा नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। तो क्या था आपका? शिष्ट था। ठीक है, अच्छा, केंद्रीय राजस्व विभाग को 58वें अस्थवन या अथवन कहा जाता था। क्या हो गया आपका? केंद्रीय राजस्व विभाग क्या? 58वें। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है कि हम्पी, हम्पी कर्नाटका में, राइट। तो हम्पी के खंडहर विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब हम्पी में बहुत जगह ऐसी होंगी, अब फिलहाल में खंडहर हो चुकी है। तो ये क्या है? विजयनगर राज्य की जो प्राचीन राजधानी थी ना, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, वहीं पर है, अवस्थित है हम्पी। ठीक है, अब लिखा है हम्पी जो है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल है। तो एक और बात हमें पता चली यहाँ पे, ये हमने विरूपाक्ष मंदिर की भी बात कर ली। अब यहाँ लिखा है विट्ठल मंदिर। हम्पी का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था। तो बंदा ये था जो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, कृष्णदेव राय, हमने कहा था थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन से मंदिर की यहाँ पे बात हो रही है? विट्ठल मंदिर। अच्छा, 2 मंदिरों के बारे में हमने पढ़ा भी था। कौन कौन से वो 2 मंदिर थे? आइए देखें कहाँ लिखा है, कहाँ, ये देखिए, विट्ठल और हजारा मंदिर बनवाया था किसने? कृष्णदेव राय ने, राइट। विट्ठल स्वामी, सॉरी। तो ये हो गया आपका विट्ठल मंदिर, राइट। किसने? कृष्णदेव राय। कौन से वंश? तुलु वंश। ठीक है, तुलु वंश तीसरा वंश था, सालुव के बाद आता है तुलु, राइट। संगम, सालुव, तुलु। ठीक है, और सबसे लास्ट में है कौन सा था गाइस? अराविडू, अराविडू था। ठीक,
और इसमें लगा इस मंदिर में यानी कि विट्ठल मंदिर में क्या होता है 56 तक्षित स्तंभ जो है संगीतमय स्वर, मतलब तक्षित स्तंभों से किस संगीतमय स्वर निकलते हैं। कौन से मंदिर की बात हो रही है? विट्ठल मंदिर की। चलिए यहाँ पे खत्म हो गई स्टोरी, मतलब जो आपके नोट्स है। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो गैस अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ या कुछ भी थोड़ा समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक करा करिए, और कहीं आपको अगर मुझे कुछ सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि अगर मैं कहीं पे कुछ कमी हो रही है वीडियो बनाने में मेरी या समझाने में, तो आप जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए यहाँ पे देखें क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तो दो बंदे हैं, हरिहर और बुक्का, राइट। और देखिए ये जो मैं व्याख्या है मैं पूरी पढ़ूंगी, जहाँ समझाने के लिए होगा, मतलब जहाँ कुछ नया होगा ना वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, और जो चीज़ हम नोट्स में अभी पिछले पढ़ के आए हैं वो चीज़ मैं सिर्फ रीड करूंगी, बार बार क्यों समझाना और टाइम खराब करना। अब लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है हरिहर बुक्का ने 1336 में की थी। उनके पिता संगम के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश कहलाया, और हरिहर बुक्का जो है कामपिली राज्य में मंत्री थे। तो कुछ नया नहीं है इसमें। विजयनगर राज्य की स्थापना रिपीट हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ और देखते हुए चलेंगे कि क्वेश्चन जो है ना इस चैप्टर से किस एग्जाम में ज़्यादा आए हैं। तो देखिए यहाँ है उत्तराखंड पीसीएस में, और ये वाला भी देखिए आपका उत्तराखंड से में आया हुआ है। अच्छा अब देखिए ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन से ही लग रहा है ये आईएएस का है, मतलब मेरे कहने का मतलब अगर आप यूपी पीसीएस से, बिहार पीसीएस से हैं या, ठीक है, तो आप लोग को एक आइडिया होगा कि ना इस चैप्टर से क्वेश्चन कहाँ आते हैं। अच्छा इसमें लिखा है इसमें से किसने जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी पथ पर एक नए नगर की स्थापना की। अच्छा उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की ओर समस्त भूमि उस देवता की है। ठीक है, अब नोट्स में तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे आपका जो आंसर है वो है हरिहर प्रथम। चलिए समझते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पे। तो हरिहर प्रथम ने जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी यानी कि तुंगभद्रा के दक्षिण तट पर क्या क्या एक नए नगर यानी कि विजयनगर की स्थापना की, और इस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए नगर यानी कि राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया। इसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की और समस्त भूमि के है देवता यानी कि भगवान विरूपाक्ष की है। तो गाइस ये हो गई थोड़ी सी नई बात, और ये इसमें काफ़ी कुछ जो था इम्पोर्टेंट था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी मधुरा विजय कृत में अपने पति के विजय अभियान का वर्णन करने वाली कवित्री थी। कौन थी आपकी? गंगा देवी। ये जो उनके मतलब देखिए क्या हुआ कि 1352 में क्या होता है, हरिहर प्रथम ने मदुरा विजय के लिए दो सेनाएं भेजी। एक का नेतृत्व कर रहे थे कुमार सवल और दूसरे का कर रहे थे कुमार कंपन। ठीक है, अब ये कुमार कंपन अडियार ने मदुरा को जीत लिया, विजयनगर में शामिल कर लिया, और उनकी जो पत्नी है जिनका नाम है गंगा देवी, उन्होंने अब एक ग्रंथ लिखा अपना जिसका नाम था मदुरा विजयम, उसमें उन्होंने इसका वर्णन किया है। ठीक है, और कुमार कंपन जो है आपका बुक्का राय प्रथम के पुत्र थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो गाइस इसका आंसर है हरिहर द्वितीय, पढ़ा था हमने। ठीक है, संगम वंश में। तो इसमें लिखा है 1377 बुक्का की मृत्यु के बाद उनका पुत्र आता है हरिहर द्वितीय, सिंहासन पर बैठते हैं। उन्होंने क्या किया, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी। इन्होंने क्या करा, कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली और कांची प्रदेश को जीत लिया, और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। अच्छा, बहमनी राज्य से भी उनका जो है संघर्ष था। 1377 में सुल्तान मुजाहिद ने उनके राज्य पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। तो हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज से लेकर बेलगाम और गोवा को छीनना था। ठीक है, वे क्या है, शिव के विरूपाक्ष रूप का क्या बोलते हैं, उपासक था। चलिए तो गाइस इसमें कुछ भी नया नहीं है, थोड़ा सा नया है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है कि देखिए क्वेश्चन से लग रहा है ये क्वेश्चन आया होगा आईएएस में। चलिए इससे पहले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये आया था आपका बीपीएससी प्री में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। इसमें लिखा है नरसिंह सालुब ने संगम वंश का अंत किया, और उसने क्या है, राज सिंहासन छीन कर सालू वंश आरंभ किया। बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर वीर नरसिंह ने अंतिम सालुब शासक
को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीन लिया, ये भी ठीक है। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। अच्छा, कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्धभ्रात मतलब अच्युत देव था, ठीक है। तो बात तो गई सारी सही है, आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ना कुछ भी नया नहीं है, इस पैराग्राफ में भी मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग सुनते रहिए। चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालू ने संगम वंश के अंतिम शासक यानी कि विरूपाक्ष द्वितीय को पच्युत कर 1485 में क्या सिंहासन पर अधिकार कर लिया और एक नवीन राजवंश यानी कि सालू वंश की स्थापना करी। उसने 6 वर्षों तक शासन किया और वीर नरसिंह ने नरसिंह सालू के पुत्र यानी कि इमाड़ी नरसिंह यानी कि जो सालू वंश का सबसे अंतिम शासक था उसको हरा दिए, सिंहासन पर बैठ गया, तुलु वंश की इसने नींव रखी। अच्छा, 1509 में क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। उसके अनुज यानी कि कृष्णदेव राय जो है सिंहासन पर बैठे। अब कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी कौन था, उसका चचेरा भाई था जिसका नाम था अच्युत देव राय, ठीक है। तो जिसने क्या है 1529 से 42 तक जो है शासन किया, और बस इतनी सी बात है, कुछ नया नहीं था। लिखा है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा, तो आंसर है हमारा कुली कुतुब शाह के साथ, और ये इसकी सेना हो जाती है, हार जाती है, राइट। तो देखिए विजयनगर के जो राजा हैं आपके कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के जो सुल्तान थे यानी कि कुलू कुतुब शाह के साथ लड़ा, और इनकी जो सेना है ना वो हो जाती है मतलब ये कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। कृष्णदेव राय, तो इसमें लिखा है, अब कुछ नया पढ़ेंगे। तो जब कृष्णदेव राय उड़ीसा मालूम है आपको कहाँ है, उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल कोंडविदु आदि के किले जीत लिए। किसने, कुतुब शाह ने। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। अब कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ जिसमें इनकी सेना जो है हार गई। किसकी, कुतुब शाही सेना हार गई। अच्छा, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे, तो ये थे 8 तेलुगु कवि, ठीक है। तो इसमें लिखा कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर की साहित्य का क्लासिकीय युग माना जाता है। उनके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान कह सकते हैं, कवि कह सकते हैं, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था, वो थे। इसलिए उनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की भी उपाधि धारण करी अष्ट दिग्गज तेलुगु कवियों में। अब यहाँ कुछ नई बात आ गई, ठीक है। तो इसमें लिखा है अष्ट दिग्गज तेलुगु कवियों में पेडाना सर्व प्रमुख था, जो संस्कृत तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। उसकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो स्वरोचित संभव और मनुचरित। कृष्णदेव राय स्वयं को एक उत्कृष्ट कवि लेखक मानता था। उनकी प्रमुख रचना की बात करें तो अमिक्त माल्यद, ठीक है, तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक। उनके इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय को कला निर्माण कार्य में भी रुचि थी। उसने जो है नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। तो नई बात सिर्फ इतनी सी थी और कुछ नहीं नया था इसमें, और सब हम पढ़ के आए हुए। क्वेश्चन आया हुआ है आपका UPPDA LDA, और इससे पहले वाला BPSC का था, ठीक है। आगे बढ़ते, तो इसमें से किसने जो है आंध्र भोज की उपाधि धारण करी, झारखंड PCS, रिपीट हो गया क्वेश्चन। अष्ट दिग्गज किस राज्य से संबंधित है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, RAS का है ये, राजस्थान। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था, ठीक है, तेलुगु साहित्य का था। देखिए क्वेश्चन हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा, व्याख्या एक्चुअल में हम पहले पढ़ सकते हैं, UPPDA LDA। चलिए 2006 का क्वेश्चन है ये, आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना करी, तो ये क्वेश्चन हम व्याख्या हम देख चुके हैं, किसकी करी थी, नागलपुर की करी थी, UPPCS प्री 2016। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में बना था, तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में बना था, MPPCS प्री। अच्छा आगे बढ़ जाते हैं, इसमें लिखा है अब दुर्रजाक विजयनगर आया था, तो ये बात हो गई कुछ नई। तो गाइस आंसर देखिए यहाँ पे लिखा है देव राय द्वितीय के राज्यकाल में, ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं। तो फारसी ये नई बात नहीं है, देखिए इसमें लिखा है फारसी राजदूत था जिसका नाम है अब्दुल रज्जाक। संगम वंश के शासक यानी कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में कहाँ आया था, विजयनगर आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फारसी यात्री, ये रिपीट हो रहेगा इस क्वेश्चन।
ठीक है, वही है फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे लिखा है निकोलो कोटी कौन था। अच्छा जी, MPPCS का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ लिखा है निकोलो कोटी, ये कुछ नया है, ठीक है, हम पढ़ के नहीं आए अभी तक। तो निकोलो कोटी जो है इटली का यात्री था जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करी। अच्छा, इसने क्या किया, नगरों एवं मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों दीपावली हो गया, नवरात्र आदि का वर्णन किया। ठीक है, तो इसने दान प्रथा का विस्तृत वर्णन किया। कोटी ने लिखा कि विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में जो है दास हैं। तो एक बात ये भी हो गई इम्पोर्टेंट, जो कर्जदार अपना ऋण अदा नहीं कर पाते हैं उन्हें ऋणदाता द्वारा अपना दास बना लिया जाता है। तो लिखा है निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है। चलिए, तो हम लोगों ने 3 नाम पढ़े थे, तो यहाँ फिलहाल 2 हैं, यानी कि 2 और 3। तो आंसर है बी। तो गैस आंसर है 3 और 4। ठीक है, एक हो गया नन्यन और है टिक्कन। ठीक है, यहाँ लिखा है महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य जो है 11वीं शताब्दी में किसने स्टार्ट करवाया। नन्यन ने करवाया, और 13वीं शताब्दी में टिक्कन, और 14वीं शताब्दी में यर्रन द्वारा इसे पूरा किया गया। अच्छा, ये तीनों क्या है, तेलुगु साहित्य के कवित्रय थे। ठीक है, अच्छा, इसमें लिखा है वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार यानी कि सायण को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का। ठीक है, तो यहाँ लिखा है वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। संगम के 5 पुत्रों ने संगम जो राजा थे, संगम के 5 पुत्रों ने, जिसमें हरिहर और बुक्का सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, तुंगभद्रा के उत्तरी तट पर स्थित अनेगोंडी दुर्ग के सम्मुख उनके दक्षिण तट पर विजयनगर शहर और राज्य की नींव डाली। अपने इस साहसिक कार्य में उन्होंने तत्कालीन प्रसिद्ध ब्राह्मण, साधु एवं विद्वान माधव विद्यारण्य तथा उनके भाई वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण के से प्रेरणा मिली थी। तो गाइस ये थोड़ा सा कुछ नया है। ठीक है, इसमें लिखा वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे। तो गाइस यहाँ पे विजयनगर राज्यकाल में, विजयनगर टाइम में। ठीक है, अब लिखा है निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण को अब जो है 500 वर्ष गुजर गए हैं। क्या क्वेश्चन है, तो ये है UPPCS स्पेशल मेंस 2008 का है। तो 500 वर्ष गुजर गए हैं, तो ये आंसर हो गया आपका कृष्णदेव राय। अच्छा, कृष्णदेव राय की कहानी, ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है 2008 में। ठीक है, अच्छा, ये है 1500, इनका राज्यारोहण कब हुआ 1509 में। ठीक है, तो 1509 से 2008, तो गई इसमें 500 साल बीत गए इनके। ठीक है, तो अभी 500 साल से भी ज़्यादा हो गए, 512-13 साल हो गए। ठीक है, तो अजीब सा क्वेश्चन है वैसे। तो इसने जो है 1529 में तक शासन किया था और विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा और भारत के महान शासकों में से एक था। ठीक है, तो हरिहर प्रथम का टाइम पीरियड है 1336 से लेकर 56। बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे, मतलब ये दोनों थे, हरिहर और बुक्का। ठीक है, अब लिखा है पूर्वी चालुक्य वंशीय राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का सम्राट बना। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ बात हो गई, चोल साम्राज्य की बात हो गई। तो इसमें चालुक्य वंशी राजेंद्र द्वितीय कह लीजिए, या आप कह लीजिए कुलोत्तुंग प्रथम। ठीक है, तो कुलोत्तुंग प्रथम चोल शासक राजेंद्र प्रथम का क्या था, प्रपौत्र था। ठीक है, प्रश्नानुसार 2008 में कृष्णदेव राय के राज्यारोहण के 50 वर्ष पूरे हुए थे, मतलब जब क्वेश्चन आया है 2008 में। ठीक है, तो फिलहाल ये क्वेश्चन ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा, अभी कुछ 512-13 साल हो गए होंगे। ठीक है, तो 512-13 नहीं गई, हाँ 12-13। यद्यपि हरिहर प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम के राज्यारोहण को भी जो है 500 वर्ष गुजर गए हैं, तो अजीब सा क्वेश्चन है, इसे छोड़ देते हैं। अच्छा, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ। अच्छा, तो कौन सा अभी हमने पढ़ा था, तालीकोटा का युद्ध पढ़ा था। अच्छा, देखिए यहाँ लिखा है 1565 में तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध, तो इसमें क्या है, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, ये सब एक साथ लड़े हैं विजयनगर के अगेंस्ट। ठीक है, तो इसमें बरार नहीं था शामिल। फरिश्ता ने कहा कि ये युद्ध जो है तालीकोटा में लड़ा गया, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, 2 गांव थे, एक है राक्षसी और तंगड़ी गांव के मध्य कोई जगह थी, वहां लड़ा गया। तो तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन है, ये है आपका सदाशिव राव। ठीक है, किंतु वास्तविक शक्ति क्या है, उनके जो मंत्री थे यानी कि
रामराव उनके हाथों में थी। तो ये रामराव क्या है, एक योग्य शासक थे। उसने क्या है, बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हो पाए। तो तालीकोटा के इस युद्ध में क्या होता है, हुसैन निज़ाम शाह ने अपने हाथ से जो है रामराव का वध कर दिया। कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है, देखिए क्वेश्चन हो रहा है रिपीट, तो चाहे तो आप खुद से पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। फिर तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, तो ये भी क्वेश्चन हो गया रिपीट। आगे बढ़ते हैं। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ, ये भी क्वेश्चन हो गया इस रिपीट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? अजीब सा क्वेश्चन, आईएएस में आया हुआ। तो वो थे वेंकट द्वितीय। चलिए, यहाँ लिखा है अरावडू वंश की स्थापना जो है 1570 में लगभग जो है तिरुमल ने सदाशिव राव को अपदस्थ कर क्या है पेनुकोंडा में की थी। ठीक है। उनका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ। रंग प्रथम के बाद हो गया वेंकट द्वितीय। तो चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया इन्होंने। ठीक है। अब लिखा है विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में क्या है, अंतिम वंश था कौन सा, अराविड वंश। तो वेंकट द्वितीय यानी कि ये वाला बंदा, तो इसने जो है आपका वोडियार, राजा वोडियार का समकालीन था और 1612 में क्या है मैसूर राज्य की स्थापना की। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? वित्तीय व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे ओके, तो इसमें भू राजस्व, चलिए पढ़े। तो इसमें लिखा है विजयनगर साम्राज्य को जो है विभिन्न स्रोतों से जो है आय की प्राप्ति होती थी, जिसमें क्या भू राजस्व था, संपत्ति कर था, व्यापारिक कर था, व्यावसायिक कर था, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर थे, सामाजिक सामुदायिक कर, अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड, ये सब थे। ये किस, इससे क्या होता था यहाँ पे, जो इनकी वित्तीय जरूरतें यानी कि इनका राजस्व कह सकते हैं। तो राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या हो गया आपका, भूमि कर। ठीक है। और एक चीज़ थी आपकी शिष्ट या फिर आप कह सकते हैं राय रेखा। ठीक है, कहा जाता था इसे। ठीक है, जो ये भूमि कर था। अच्छा, भूमि का भली भांति सर्वेक्षण कर जो है लिखा है, भूमि का भली भांति सर्वेक्षण कर भू राजस्व वसूल किया जाता था। अच्छा, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लिखा भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। बिल्कुल सही बात है। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। तो ये तो हमने बात पढ़ी, ये हमने पढ़ी नहीं थी, बस ये भी सही है गाइस, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर क्या लिया जाता था, भू राजस्व का निर्धारण किया जाता है। तो सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या है, भू राजस्व व्यवस्था है। अच्छा, भूमि को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया गया था, कुछ नई बात है। तो राजस्व एकत्र करने हेतु जो है 58 नामक एक अलग विभाग बनाया गया। भू राजस्व निर्धारण हेतु भूमि को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, तो ये सब नई नई बातें हैं इसमें। तो 4 वर्गों में जो वर्गीकृत किया गया भूमि को, उसमें एक हो गया सिंचित, शस्क, उद्यान और वन। ठीक है। अब भू राजस्व की दर 1/3 से 1/6 अंश। आगे बढ़ते हैं। इसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और जो है फसल की उत्कृष्टता के आधार पर किया जाता था। अब इसमें लिखा है अपवाद स्वरूप ब्राह्मणों की भूमि से उपज का मात्र जो है 1/20 अंश लिया जाता था, और मंदिरों की भूमि से मात्र 1/30। ये 1/20 1/30 कितने होता है, 100/20 अगर आप कह लें तो। नहीं, ये तो नहीं। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय 20 कितना हो गया गाइस, 5। और 100 डिवाइडेड बाय 30 कितना हो गया आपका, कुछ 3.3 थी ऐसा कुछ। ठीक है, यानी इतना लिया जाओगा। और यहाँ देखिए 100/3 हो गया, तो ये हो गया 33, कुछ 33% मान लीजिए। ठीक है, तो 100/6 अगर कहें तो ये हो गया 16 पॉइंट कुछ इतना मान लीजिए है। इसमें सिर्फ आपका हुआ 5, इसमें सिर्फ आपका हुआ कितना हुआ था गाइस, यहाँ पे 3.3 थी। तो देखिए ब्राह्मणों से और ये जो मंदिर से कितना कम लिया जा रहा है, वैसे 16.6 33% इतना लिया जा रहा है। अच्छा, इसमें लिखा है विवाह कर, बागबानी शुल्क, सीमा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर कारखानों के निजी स्वामियों को एक औद्योगिक कर भी देना पड़ता था। तो ये हो गई कुछ नई बात। हालांकि ये पूरा पैराग्राफ ही नया है, मतलब इसमें काफ़ी नई नई चीज़ें लिखी हैं, तो इंपॉर्टेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडर जो है आपका विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आंसर था हमारा हम्पी। लिखा है कि हम्पी के खंडन यानी कि खंडहर जो है उत्तरी कर्नाटका आज है ना। तो विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो विजयनगर काल में बना जो है विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी जो है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में भी शामिल है। तो हो गए नई बात कुछ नहीं है इसमें, सब पुरानी बात है। तो कैसे विजयनगर
साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, आप पढ़िएगा। चलिए, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो हमारा आंसर है बुक्का प्रथम ने। चलिए आइए पढ़े। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने करी, 1336 में की थी। अच्छा, इनके साहसिक कार्य में हरिहर और बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य और उनके तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से प्रेरणा ली थी। ठीक है, संगम वंशीय शासक यानी कि बुक्का प्रथम ने क्या किया, 1374 में चीन के सम्राट के पास क्या है, अपना जो है दूत मंडल भेजा था। तो इसमें भी काफ़ी कुछ नया है, तो ये कुछ नया है। चलिए, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में आए थे? तो ये भी बात हो गई नहीं, छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है। और ये वाला नया वाला भी आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस का ही क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा है मध्यकालीन तेलुगु कवि यानी कि श्रीनाथ विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के दरबार में आए थे। इसमें लिखा है कोंडाविडु के रेड्डी शासकों के संरक्षण में भी रहे थे। अब है इसमें श्रृंगार नैषधम उनकी प्रमुख जो है कृति है। चलिए आगे बढ़ते, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण थी? तो ये हो गया आपका विजयनगर। आईएएस 2019 का क्वेश्चन है, काफ़ी नया क्वेश्चन है ये। अब ये भी कुछ नया है, हम पढ़ के नहीं आए। ठीक है, अब इसमें लिखा है मंदिर निर्माण की शैली विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख योगदान जो है कल्याण मंडप का निर्माण था। फिर इसमें लिखा है धार्मिक उत्सवों के समय देवी देवताओं की प्रतिमा कल्याण मंडप में स्थापित कर दी जाती थी। और इसमें क्या है, दैवीय विवाहों का आयोजन किया जाता था। तो इसमें काफ़ी कुछ नया था। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते थे, कहाँ अवस्थित है? तो आंसर है हमारा हम्पी। ये पढ़ के आए हैं हम लोग। तो इसमें लिखा है विठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य का कि तुलु वंश, तीसरा वाला वंश जो हमने पढ़ा था, संगम, सालु, तुलु। ठीक है, तो ये तुलु वंश होगा। तुलु वंश के जो है महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में किया गया था। तो गाइस यहाँ पे हो जाती है बात खत्म। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे वो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो ना पसंद आता है या मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है, तो कुछ भी अच्छा लगता है आपको मेरे वीडियो में या मेरे चैनल पे, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करके बताइएगा कहाँ पे मुझसे कमी हो जा रही है पढ़ाने में, या कोई आपकी तरफ से कोई सजेशन हो तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है मेरे चैनल पर, अगर आप थोड़ा सा भी टाइम मेरे चैनल को देते हैं तो ठीक है गाइस। तो अब हम जो है नेक्स्ट मिलेंगे, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।